गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी अवस्था के नए टॉपिक रक्षण यानी प्रोटेक्शन का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि द्रव विरोधी कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो अब ये प्रोटेक्शन की क्रिया किस प्रकार से होती है, पिछली क्लास में हमने यहाँ देखा था। अब हम प्रोटेक्शन की क्रिया यानी कोलाइडी सॉल्यूशनों को विद्युत अपघट्य से अपघटित से स्कंदित होने से रोकना यानी प्रोटेक्शन किस प्रकार करते हैं। देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, कोलाइडी कणों का रक्षण किस प्रकार किया जा रहा है। रक्षक कण, देखिए रक्षक कण कौन सा है। रक्षक कण है सफ़ेद वाला, है ना, जिसके अंदर कोई डॉट डॉट बिंदुओं के निशान नहीं है। और जो रक्षित कण है वो है ये बड़ा वाला गोल, जिसमें कि बिंदुओं के निशान है। जिस कण को मतलब जो कोलाइडी विलन है द्रव्य विरोधी, वो हो गया जो बड़ा गोला है जिसमें बिंदुओं के निशान है। अब इसको हमें कोलाइडी अवस्था में सुरक्षित करना है तो हम इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन से हुए, वो गोल जो कि जिसमें अंदर बिंदुओं के निशान नहीं है वो है द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड के कणों को चारों ओर से घेर लेंगे। घेरने के कारण ये कण विद्युत अपघट्य के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। ये पहले वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तथा चारों ओर से उसे घेर कर रक्षण परत बना लेते हैं। इस प्रकार से बना यह घेरा अवक्षेपित करने वाले आयनों को कोलाइडी कणों के पास आने से रोकता है, जिससे अवक्षेपण नहीं होता। देखिए ये जो बड़ा गोला है ये तो द्रव विरोधी कोलाइड का जिसका स्कंदन या अवक्षेपण होने वाला था। इसको ये छोटे छोटे जो गोले हैं ना जिसके अंदर बिंदु नहीं है, ये है द्रव स्नेही कोलाइड के, जिन्होंने घेर लिया और इसके चारों ओर एक परत बना दी। अब अगर हम विद्युत अपघट्य इसमें डालेंगे तो ये परत विद्युत अपघट्य आयनों को अंदर वाले गोले तक पहुंचने ही नहीं देगी। ठीक है, और जो इसकी एक आधुनिक विचारधारा है वो ये है कि द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही कोलाइड कणों में जिसका आकार छोटा होता है वह दूसरे बड़े आकार के कण पर अधिशोषित हो जाता है। जैसे मान लो कि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों का आकार छोटा था, हम दूसरा वाला डायग्राम देखेंगे, वहाँ छोटे गोले में बिंदु हैं। तो बिंदु वाला तो वो है जो द्रव विरोधी है, ये ध्यान रखना। जिसमें गोले में चाहे गोला छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसमें बिंदु है अंदर तो बिंदुओं से हमने प्रदर्शित किया है द्रव विरोधी कोलाइड को। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम से हम क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि मान लो ऐसा केस है जिसमें कि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों का आकार छोटा है और द्रव स्नेही कोलाइड के कणों का आकार बड़ा है। तो द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड के चारों ओर बिंदुओं के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, तो भी इनका अवक्षेपण नहीं होगा यानी स्कंदन नहीं होगा। क्योंकि अवक्षेपण या स्कंदन कब होता है, जबकि छोटे छोटे कण मिलके एक बड़ा कण बनाए, फिर वो बड़े कण मिलके और बड़ा कण बनाएं, तब स्कंदन या अवक्षेपण होता है। जब कण मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कण तो ऑलरेडी एक परत बना चुके हैं द्रव स्नेही कोलाइड पे, तो अवक्षेपण नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों विधियां हैं। पहला वाला जो डायग्राम है वो रक्षण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, दूसरा वाला जो डायग्राम है वो रक्षण प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने की आधुनिक विचारधारा है। अब कोई द्रव स्नेही कोलाइड कितना रक्षण कर सकता है या उसके रक्षण की क्या कैपेसिटी होती है, इसको एक मान देने के लिए एक टर्म बनाई गई जिसका नाम है स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। ये एग्जाम में कई बार आता है कि स्वर्णांक क्या होता है या स्वर्ण संख्या क्या होती है। देखिए किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता, अब रक्षी कोलाइड कौन होगा, जो रक्षण करेगा, और रक्षण कौन करता है, द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा गया है यहाँ।
तो किसी द्रव स्नेही रक्सी कोलाइड की रक्षण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता के संबंध को जिग्मोइड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो जिगमंडी ने इसे स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या पद का उपयोग करके परिभाषित किया था। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ स्वर्णांक की वैल्यू, जैसे जिलेटिन के लिए स्वर्णांक का मान है 0.005 से 0.001। एल्ब्यूमिन पाया जाता है अंडे में, इसका स्वर्णांक है 0.08 से 0.1। गोंद अरेबिक, इसका स्वर्णांक है 0.01 से 0.15। और स्टार्च यानी आलू का स्वर्णांक है 25। तो सबसे ज़्यादा स्वर्णांक किसका है यहाँ? स्टार्च यानी आलू का, और सबसे कम है जिलेटिन का। अब देखते हैं हम कि स्वर्णांक की परिभाषा क्या है। देखिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्रामों में उसकी वह संख्या है जो 10 मिली मानक गोल्ड में 10% सोडियम क्लोराइड की 1 ml मात्रा मिलाने पर उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। देखिए, हमने लिया गोल्ड का सॉल्यूशन जो कि द्रव विरोधी है, ठीक है ना, और गोल्ड का सॉल्यूशन हमने कितना लिया? 10 मिली यानी 10 ml, ठीक है। इसमें हम 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का 1 मिलीलीटर डालना है, ठीक है। और इस 1 मिलीलीटर डालने पर अवक्षेपण नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें कितना ml द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ेगा, ये है। तो देखिए, वो उसकी स्वर्णांक संख्या हो जाएगी। तो जितना हमें, जिस द्रव स्नेही कोलाइड की क्षमता ज़्यादा होगी वो हमें कम मिलाना पड़ेगा, और जिस द्रव स्नेही कोलाइड की क्षमता यानी कैपेसिटी कम होगी वो हमें ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। यानी स्वर्ण संख्या का मान कम होता है तो उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता ज़्यादा होती है, और स्वर्ण संख्या का मान कम होता है तो उसकी ज़्यादा होता है तो उसकी क्षमता कम होती है। तो अभी आप देखिए कि स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम किसके लिए? जिलेटिन के लिए है। यानी कि जिलेटिन वाले द्रव स्नेही कोलाइड की क्षमता यानी कैपेसिटी ज़्यादा है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम, उसकी अवक्षेपण यानी स्कंदन को रोकने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, किसी सोल यानी कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के कौन से कारण हो सकते हैं? ठीक है, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला, जो कोलाइडी विलयन के सोल कण हैं उन पर आवेश की मात्रा। देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड कणों पर एक समान विद्युत आवेश पाया जाता है। समान विद्युत आवेश होने के कारण ये कण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिसके कारण इनका संयोजन नहीं हो पाता है, जिससे कोलाइडी विलयन की अवस्था बनी रहती है। अगर ये विद्युत आवेशित कण उदासीन हो जाएं तो ये उदासीन होकर एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और निकट आके संयुक्त होकर एक बड़ा कण बना लेते हैं। वो बड़ा कण अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोलाइडी कणों में समान आवेश का होना ही इनके स्थायित्व का कारण है, क्योंकि अगर कणों में समान आवेश होगा तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर दूर रहेंगे और वे अवक्षेपित नहीं होंगे। दूसरा है सोल के कणों के चारों ओर विलायक की परत की उपस्थिति। देखिए, जो द्रव स्नेही कोलाइड के कण होते हैं उनके चारों ओर विलायक, क्योंकि वो कोलाइडी कण द्रव स्नेही होते हैं, इसीलिए विलायक अणुओं के कण उनके चारों ओर एक परत बना देते हैं। इस परत के कारण विपरीत आवेशित कण कोलाइडी कणों तक नहीं पहुंच पाता है। कोलाइडी कणों तक नहीं पहुंचेगा तो कोलाइडी कणों को वो विपरीत आवेशित कण निरावेशित भी नहीं कर पाएगा। निरावेशित नहीं कर पाएगा तो वो स्थायी होंगे, ठीक है। तो देखो, सोल कणों पर समान आवेश का पाया जाना द्रव विरोधी कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करता है, और सोल कणों के चारों ओर विलायक की परत का पाया जाना द्रव स्नेही कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। अब हम पायस यानी इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे कि इमल्सन होता क्या है। देखिए, अगर द्रव के अंदर कोलाइडी विलयन बनाया जाए तो हम इसे इमल्सन कहेंगे। यानी जो विलय हम मिला रहे हैं वो भी द्रव है और जिस विलायक में हम मिला रहे हैं वो भी द्रव है।
तो वे कोलाइडी तंत्र जिनमें वितरित होने वाली प्रावस्था तथा वितरण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं वो पायस कहलाते हैं। पायस यानी इमल्सन। इसमें एक द्रव्य बूंद दूसरे द्रव्य में वितरित होती है। दो द्रव्यों में अगर एक जल का द्रव्य है तो दूसरा द्रव्य वो होगा जो जल में मिश्रण नहीं हो, यानी जल में हम उसे घोल तो लें लेकिन मिश्रण नहीं बनाएं, जैसे कि तेल। देखिए, पानी में हम तेल की थोड़ा सा तेल मिलाएं, तेल मिलाने के बाद में उसे जोर से हिला दें, है ना, तो तेल की बूंदें पानी में मिलेंगी तो नहीं, तेल की बूंदें आपको अलग से दिखाई देंगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि तेल की छोटी छोटी गोल गोल बूंदें हो जाएंगी पानी के अंदर। ठीक है, तो तेल को मिलाया पानी में क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब अगर हम पानी को तेल में मिलाएं तो भी यही होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें तेल में घूमती रहेंगी, है ना। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलय कहलाएगा। अब पायस के प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि जल में तेल का मिलना या फिर तेल में जल का मिलना। अब देखिए, जल में तेल अगर मिलाया जा रहा है यानी तेल की मात्रा कम है ना, तो यानी कि जल के अंदर जो तेल की बूंदें हैं वो तैरती रहेंगी, और है ना, और जल की मात्रा ज़्यादा है इसलिए जल को यहाँ विलायक कहेंगे। यानी कि ऑयल इन वाटर, यानी कि पानी तेल में है ना, तो जल में तेल, है ना, यानी ऑयल इन वाटर, है ना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, दूध, लेपन क्रीम यानी वेनिशिंग क्रीम। दूसरा अगर हम देखें तो तेल में जल, यानी तेल के अंदर जल मिलाना है, तो इसमें जल वितरित प्रावस्था में रहेगा और तेल माध्यम के रूप में कार्य करेगा, यानी जल की बूंदें तेल में वितरित रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा मात्रा में है। तो इसमें उदाहरण हुआ तेल में जल का अमिलाना। अब इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं ग्रीस, मक्खन, शीत क्रीम। कौन कौन से देख सकते हैं? एक तो ग्रीस देख सकते हैं, एक मक्खन देख सकते हैं, एक शीत क्रीम यानी कोल्ड क्रीम देख सकते हैं। देखिए, पहला आप डायग्राम देखिए जिसमें जल में तेल मिलाना है, तो ये जल है, इस जल के अंदर हम तेल की बूंदें मिला रहे हैं। ठीक है, दूसरा है डायग्राम, तेल में जल मिलाना है, तो ये तेल है, तेल के अंदर हम जल की बूंदें मिला रहे हैं। तो ये पायस के उदाहरण है, टाइप ऑफ इमल्सन। अब अगर हम पायस के प्रकार कि हम पायस को पहचानने की बात करें कि हम पायस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पायस किस प्रकार का है, तो पायस के प्रकार की पहचान करना, डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन। तो पायस के प्रकार की पहचान करने के लिए हम कुछ परीक्षण हैं जो वो करते हैं। जैसे पहला तनुता अपरीक्षण यानी डेल्यूशन टेस्ट। दूसरा हम इसमें करते हैं रंजक अपरीक्षण डाई टेस्ट। फिर हम इसमें करते हैं विस्तारण परीक्षण यानी स्प्रेडिंग टेस्ट, और उसके बाद हम करते हैं चालकता मापन विधि। देखिए, जो डेल्यूशन टेस्ट यानी तनुता परीक्षण, इसमें हम देखते हैं कि वितरण माध्यम की कितनी भी मात्रा डालकर इसको तनु किया जा सकता है, परंतु वितरित प्रावस्था में तनु करने पर यह पृथक सतह बन जाता है। यानी कि अगर जल में तेल की बूंदें हैं तो अब हम इसमें कितना भी जल डालें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जल है वितरण माध्यम जिसके अंदर घोला गया है विलायक। तो तनुता परीक्षण में हम जो विलायक होता है, विलायक की मात्रा को और बढ़ा देते हैं तो भी कोलाइड में कुछ ज़्यादा अंतर प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे पायस में जल डालकर तनु किया जा सके तो यह जल में तेल का पायस होगा। इसके विपरीत यदि जल डालकर तनु करने पर यह पृथक सतह बना लेता है तो फिर ये तेल में जल है। ठीक है, इसी प्रकार हम रंजक परीक्षण भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रंजक हम मिलाते हैं जो तेल में विलयशील हो। यदि ऐसा करने पर पायस रंगीन हो जाता है तो यानी कि तेल में जल मिला हुआ है।
यदि रंगीन नहीं होता है तो जल में तेल है। देखिए हम ऐसा रंजक डाल रहे हैं जो तेल से क्रिया करके रंग दे रहा है। अगर तेल की मात्रा ज़्यादा होगी तो पूरा सॉल्यूशन रंगीन हो जाएगा। यानी हमने क्या क्या लिया होगा, हमने लिया होगा तेल में जल, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अगर रंजक डालने पर रंग नहीं आ रहा है यानी तेल की मात्रा कम है, तेल की मात्रा कम है यानी जल में तेल मिलाया है। ठीक है, दूसरा है स्प्रेडिंग टेस्ट। तेलीय पायस तेल की सतह पर शीघ्रता से फैलता है जबकि जलीय पायस जल की सतह पर फैलता है। इस प्रकार हम इसकी सतह पर फैलने की प्रकृति के आधार पर स्प्रेडिंग टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद चालकता मापन। देखिए जो जलीय पायस होते हैं उनकी चालकता तेलीय पायस की चालकता से अधिक होती है क्योंकि जल चालक होता है। इसीलिए अगर हम चालकता देखेंगे कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है तो यानी वो जलीय पायस है। अब हम देखते हैं कि पायस बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। पायस किस प्रकार बनाया जा सकता है या इमल्सन का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पायस बनाने के लिए एक द्रव्य की थोड़ी मात्रा को दूसरे द्रव्य की अधिक मात्रा में मिश्रित करके कोलाइडी चक्की में घुमाया जाता है। तेज तेज कोलाइडी चक्की से घुमाते हैं तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो बिंदुओं के रूप में दूसरे पदार्थ के अंदर वितरित हो जाएगा। पायस सामान्यतः अस्थायी होते हैं। कुछ देर बाद जो बिंदु होते हैं वो इकट्ठे होकर सतह पर भी आ जाते हैं। स्थायी पायस बनाने के लिए इसमें एक तीसरे पदार्थ की थोड़ी बहुत मात्रा भी मिलाई जाती है जिसे पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। कई बार बच्चों एग्जाम में आता है कि पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है। तो देखिए जब हम पायस बनाते हैं तो पायस अस्थायी होते हैं और कुछ देर पायस को अगर हम रखते हैं तो जिस विलय के जो कण होते हैं यानी वितरित प्रावस्था की जो बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे छोटी बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे इकट्ठी होकर बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं और सतह पर आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए पायस किस प्रकार स्थायी बने तो इसके लिए हम एक तीसरा पदार्थ पायस में थोड़ी सी मात्रा में हम पायस में मिलाते हैं जो कि इन छोटी छोटी बूंदों को दोबारा इकट्ठी होकर बंदी बूंद का निर्माण नहीं करने देता और सतह पर नहीं आने देता है। ये तीसरा पदार्थ जब हम थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं इसको पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट भी कहते हैं। ये पायस के स्थायित्व को बढ़ाता है। ये इमल्सिफाइंग एजेंट या पायसी कारक का उदाहरण है प्रोटीन, गोंद, जिलेटिन, साबुन, अपमार्जक और एगार। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि पायसी कारक पदार्थ किस प्रकार पायस को स्थायित्व प्रदान करता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।